नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज लेकर आया हूँ मैथ की क्लासेज जो कि बीपीएससी असिस्टेंट, बीएसएससी, एसएससी और सभी तरह के एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हैं हर तरह के आप एग्ज़ाम देते हैं तो ठीक है। जो लोग जानकार हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो लोग फालतू कमेंट करेंगे। जिनको ऐब है दूसरे में दोष निकालने का, वो लोग प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है वीडियो ना देखें। जिनको कुछ सीखना है, जो लोग कुछ नहीं जानते हैं मैथ के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, जिनमें जुनून है, वो लोग ही वीडियो को देखें और कुछ सीखें। ठीक है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ कमी लगती है तो उसमें सुझाव दे सकते हैं, ना कि गाली। ठीक है। इस तरह से गाली देकर किसी के अपमान करना, क्योंकि ना हमारे पास समय है ना आपके पास समय है। ठीक है। हम भी अपना समय दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे को हम अपने ज्ञान दे सकें। ठीक है ना। तो आइए चालू करें कुछ मैथ के क्लासेज। मैथ के सवाल देखते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जामों में पूछते हैं और उसको किस तरह से हल किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है। उम्मीद है आप लाइक कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो। आइए देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। आइए, हमने कुछ सवाल लिया है, ये देखिए कुछ सवाल हमने लिया है, उसको करेंगे। ठीक है। और कुछ सीखेंगे, जानकारी अच्छी लगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपसे बहुत संपर्क करना चाहते हैं ताकि हमको कुछ गाली गलौज देना चाहते हैं। अगर भाई ये नंबर है मेरा, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। जितना आपको भड़ास निकालना है, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको गलत लगती है तो आप भड़ास निकाल सकते हैं आप ये नंबर पे। ठीक है ना। आइए देखें, बाकी जिसको अच्छी लगती है वो लोग तो संपर्क करते ही हैं। सवाल को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं और किस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है। पहला सवाल है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस तरह के सवाल को में ट्रिक्स होते हैं, उसको आराम से आप समझ सकते हैं। इस तरह के सवाल में अधिकतर ट्रिक्स होता है M1D1 बटे W1। ठीक है। इक्वल कर देंगे M2D2 बटे W2। यहाँ एम जो है मेंबर होते हैं, मेंबर यानी कि सदस्य कितने हैं। जैसे 12 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, 8 दिनों में, या ये डी होता है डेज। ठीक है। और डब्लू मतलब वर्क होता है, काम कितना हुआ है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में बैठा देंगे। ऊपर दिया है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में, तो 12 व्यक्ति है, 12 एम मतलब मेंबर कितने हो गए 12 इंटू डेज कितना हुआ 8 डेज, वर्क कितना हुआ 1, किसके बराबर होगा M2D1। यहाँ दूसरे में निकालना है मेंबर, सदस्य कितने हुए। ठीक है। इससे 4 गुना काम को, काम कितना है एम निकालना है, यानी कि M2 निकालना है। M2 इंटू D2 कितना है 6 दिन में करता है। काम कितना हुआ 4 गुना उसका काम। ठीक है। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये मेंबर निकालना है हमें, M2 निकालना है। अब यहाँ इस तरह के आपको आ गया। उम्मीद है यहाँ के बाद आपको सोल्व करना भी आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे और मैं इसको मिटा भी सकता हूँ। यानी कि 12 इंटू 8 इंटू 4 आप यहाँ लिख सकते हैं। 12 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल किसका हो जाएगा, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो M2 ही ये रहेगा, M2 बटे 6। अब यहाँ M2 निकालिएगा तो ये 6 नीचे चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 इंटू 4 बटे 6। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, 2 से कट गया तो कितने बचे 8 दूनी 16 और चौका 64 इक्वल 64 व्यक्ति। यहाँ मेंबर निकालना था, M2 निकालना था। M2 क्या था, मेंबर थे, सदस्य थे, कितने सदस्य काम करेंगे। तो यहाँ 64 व्यक्ति आ गया जो कि आपका आंसर होगा। और यहाँ पे देख लीजिए आपका 64 किस में है, तो ये है डी में, तो ये डी आंसर हो गया। ठीक है। तो ये शॉर्ट फार्मूले होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए देखें अगला सवाल। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिलें खरीदने दीजिए। ठीक है। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए।
20% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 120। ठीक है, 100 रुपये में 12 पेंसिलें खरीदा, बेचेगा कितने में? 12 पेंसिलों को 120 पैसे में। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 पैसे में खरीदा है 12 पेंसिलें। 20% लाभ प्राप्त करना तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी में अगर ट्रिक्स बनाना हो, मैथ अगर एग्जामों में एग्ज़ाम देना है तो 120 प्लस कर देते हैं लाभ को, उसको लाभ प्राप्त करना है। ठीक है ना। इस तरह से इसको बनाने के लिए भी देखिए, 100 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना? 100। 1 रुपये को पैसे में हमने कर दिया, 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 100 पैसा। ठीक है, अब 12 पेंसिलें कितने में विक्रय करेगा? तो उसको बेचना पड़ेगा 120, क्योंकि 20% उसको लाभ प्राप्त करना है। अब सवाल कह रहा है कि 1 रुपये में कितने पेंसिलें उसको बेचनी चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 1 रुपये में बेचने के लिए, यानी कि 120 पैसे में कितने पेंसिलें बेचता है? 12 पेंसिलें। 1 पैसे में कितने पेंसिलें बेचता है? 12/120। इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 100 पैसे में 100 पैसे में कितने होगा? तो इसमें 100 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12/120 इंटू 100। ठीक है, 12 दहाँ 120, 10 से कट गया और 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया, इक्वल आ गया 10। ठीक है, 10 पैसा जिसे निकालना होता है उसे हमें 10 पेंसिलें हो गया, 100 पैसे में 10 पेंसिलें जिसे निकालना होता है वो बाद में लिखते हैं। यानी कि 120 पैसे में कितने पेंसिलें बेचता है? 12 पेंसिलें। तो 1 पैसे में कितने बेचेगा? 12/120। और 100 पैसे में कितने बेचेगा? 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये में पूछ रहा है कि कितने पेंसिलें। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता, तो 100 पैसे में कितने पेंसिलें बेचेगा? तो 10 रुपये 10 पेंसिलें बेचेगा। 1 रुपये में वो 10 पेंसिलें बेचेगा, तब उसको जाकर 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी डी होगा। यहाँ 10 देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखें आगे। इसी तरह से इजी सवाल रहते हैं जिसको समझना होता है, बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं एग्जामों में। ठीक है ना, तो कुछ समझिए, बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। 380 रुपये की धनराशि को ए एवं बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से के 5वें भाग। ठीक है, यहाँ देखते हैं 380 रुपये को बांटा जाता है, ए का हिस्से का 5वां भाग यानी कि A/5। ठीक है, एवं बी के हिस्से के 8वें भाग। बी के हिस्से का 8वें भाग अनुपात है, बी का हिस्से का 8वां भाग अनुपात में दिया है। कितना अनुपात है? 4:7, यानी कि 4/7 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बटे को, अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, 4/7 भी हो जाएगा। इसको भी अनुपात यहाँ पे दिया हुआ, A/5 अनुपात B/8। तो इसको भी हम बटे में लिखेंगे, तो A/5 ये अनुपात में लिखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, B हो जाएगा नीचे और 8 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता ही होगा आपको। B जो है अगर बटे में करेंगे इसको, तो ये नीचे चल जाता है और ये ऊपर चल जाता है 8। ठीक है, तो 8/B इक्वल हो जाएगा 4/7 का। ठीक है ना, तो अब A/B इस यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ उम्मीद है हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आराम से आप फिर से लिखें, A/B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 8/B था, A के नीचे 5 था और ये उस उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4/7 इधर था और इधर उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 5/8 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि 5 इधर चल जाता है। अब यहाँ पे भी आप कटा सकते हैं आराम से, 4 दूनी 8, 5/14, इसके बाद तो कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि 5:14 हो गया आपका, ये ए और बी का अनुपात हो गया। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं, अनुपातिक योग 5 + 14 इक्वल क्या हो जाएगा? 19 का। तो ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा बराबर ये 5 होता,
ठीक है। तो 5/19 और कितना रुपया है, 380 रुपया। इसको कटा देते हैं और ये 19 दूनी 38, 20 से कट जाएगा तो 5 और 20 में गुना कीजिएगा तो 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बी का हिस्सा अगर पूछे तो 380 में से डायरेक्ट घटा सकते हैं, ए का 280 रुपया हो जाएगा, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बी का हिस्सा यहाँ कितना है, 14। ठीक है, अनुपात में तो 14/19, टोटल 5 और 14 19 हुए, 19 इंटू 380। ठीक है, इसको भी कटा सकते हैं, 20, 14 दूनी 28, 280 रुपया, ऐसे भी आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आएगा होगा। इसको भी किस तरह से बनाते हैं आसान से, तो ये भी इस इजी तरीके से बन जाता है दोस्तों। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा पूछा है तो 100 रुपया, यहाँ भी डी आंसर। ठीक है, आइए देखें चौथा सवाल। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे क्या पुत्र की उम्र मानेंगे, माना पुत्र की उम्र 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, पुत्र की उम्र 3 वर्ष पूर्व एक्स। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व एक्स थी। अब है पिता की उम्र कितनी थी, तो 9x। 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, आज से 6 वर्ष बाद, आज उसके पहले 3 वर्ष पहले कितनी थी, पुत्र की उम्र x और पिता की उम्र 9 गुना। ठीक है, अब आज से 6 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो कुल कितने हो गए, 9 वर्ष हो गए। यहाँ ही आपको समझना है, इन सवालों में यहीं पे बच्चे उलझ जाते हैं। उम्मीद है यहाँ समझ आ रहा होगा कि 9 साल हो गए। तो 9 साल बाद क्या होगा, क्योंकि 3 वर्ष अभी वर्तमान का पहले और 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 9 वर्ष हो गए। तो आज से 6 वर्ष बाद क्या होगा, आज से 6 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, तो x+9। ठीक है, इक्वल पुत्र पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 9x था, तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसको भी 9 से गुना कर देंगे। कह रहा है जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। ये पिता की उम्र 9x+9 जो है तिगुनी हो जाएगी किसके, पुत्र की उम्र के। तो पुत्र की उम्र कितनी होगी 9 वर्ष बाद, तो x+9। ठीक है, तो x+9 को 3 से गुना करेंगे तब तो इक्वल आए होगा दोनों का। पुत्र की उम्र में 3 गुना से गुना करेंगे तब पिता की उम्र के बराबर होगा, ना कि पिता की उम्र में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, पुत्र की उम्र में 3 गुना कर बराबर करने के लिए पुत्र की उम्र से में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ आपको समझना होगा, थोड़ी सी आप दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इसको ब्रैकेट को तोड़िएगा, 3x+9 × 27 हो गया, एक बार 9x+9 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इधर ले जाएंगे तो 9x-3 कितना हो गया, x को एक तरफ करेंगे और ये नंबर को एक तरफ करेंगे तो ये 6x हो गया। ठीक है, और ये 9 इधर लाएंगे, 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, ठीक है 18 हो जाएगा। ठीक है ना, अब x इक्वल कितना हो गया, 18/6 यानी कि 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x क्या माने थे हमने, पुत्र की उम्र। ठीक है ना, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पहले का था, आज से 3 वर्ष पहले का था हमने माना था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उम्र पितृ को उम्र की तिगुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले का ज्ञात किया था हमने, x निकला था, तो पिता की उम्र कितना था, 9x था, तो 9 × 3 कितना कर देंगे, 9 × 27। 27 जो था ये 3 वर्ष पहले का था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब वर्तमान उम्र कितनी है, तो 27+3 करेंगे तब आ जाएगा कितना, 30 वर्ष। आया समझ में, क्योंकि ये हमने माना था 3 वर्ष पहले, वर्तमान उम्र से 3 वर्ष पहले का x माना था और 9 गुना था पिता की उम्र। वर्तमान में पूछ रहा है पिता की उम्र, तो 9x+3 जोड़ देंगे
तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 30 कहाँ पर है, आप लगा दीजिए आंसर सी में। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 5 सवाल लिए हैं, पाँचों सवाल अच्छे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनलों को और जुड़िएगा। इस तरह के सवाल असिस्टेंट का तैयारी कर ही रहे हैं हम लोग फ्री में, तो काम आएगा, ठीक है ना। मैथ और साइंस के सवाल रहते हैं, रीजनिंग के सवाल रहते हैं, जीके के सवाल रहेंगे, सब तरह के सवाल आपको कराई जा रहे हैं। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया, ठीक है। पहले 20 रुपये था, अब 25 रुपये हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे, कितना हम कम कर दें, ठीक है। इस तरह के सवाल भी रहते हैं। यहाँ पे देखिए चीनी का पहले 20 रुपया था, अब 25 रुपया हो गया, यानी कि वृद्धि कितना हो गया। इसको भी निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। 25 माइनस 20, ठीक है। पहले कितना था, 20 था मूल्य, इंटू 100, इसको कटाइएगा यानी 5/20, 5/20 गुना 100, 20×5 यानी कि 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 25% की वृद्धि हो गई दाम में। 25 रुपया हो गया, पहले 20% था, कितने परसेंट वृद्धि हुआ, 25%। अब क्या वर्तमान उसको खर्च करना है 125 रुपया, पहले खर्च करना पड़ता था 20 रुपया के लगभग, अब 25 रुपया हो गया, यानी कि 125% का उसका ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अभीष्ट प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम किया जाए, ठीक है। तो ये आप निकालिए, 125 अभी वर्तमान उसका हो गया मूल्य खरीदने का। अब अभीष्ट प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 25, क्योंकि वृद्धि हुआ, वर्तमान में कितना हो गया 125 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 से 5 कट गया और 5 से ये 20 कट गया, यानी कि 20% कमी करेगा, ठीक है। तब उसका जाकर व्यय जो है पहले जितना ही रहेगा, बराबर रहेगा। वही सवाल में पूछ रहा है चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे, तो ये 20%। तो इसका आंसर 20% कहाँ है, तो ए में है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। मैं आपको बनाकर आपके टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप भी सवाल को बनाइएगा, फिर से रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा वीडियो अगर देखें हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल जितना हो सकता है हम आपकी मदद करते हैं, ठीक है। उम्मीद है जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कुछ सीखते ही है। गाली गलौज का प्रयोग वही करते हैं जो कुछ जानते नहीं हैं और जो कुछ न दूसरों को सीखने देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अपना समय गुजार कर, हम भी अपना नेट बर्बाद कर पैसे लगा कर आपको उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।